नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गबन उपन्यास का 18वां अध्याय। लेखक मुंशी प्रेमचंद। रमानाथ मुंह अंधेरे अपने बंगले पर जा पहुंचा। किसी को कानो कान खबर न हुई। नाश्ता करके रमानाथ ने खत साफ किया, कपड़े पहने और दरोगा के पास जा पहुंचा। त्योरियां चढ़ी हुई थी। दरोगा ने पूछा, अरे खैरियत तो है? नौकरों ने कहीं कोई शरारत तो नहीं की? नौकरों ने तो नहीं, पर आपने की है। आपके मताहतों, अफसरों और सब ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया। अरे क्यों, क्या बात है? आखिर क्या हुआ, कहिए तो सही। अरे बात यही है कि मैं इस मामले में अब कोई शहादत ना दूंगा। उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आप लोगों ने मेरे साथ चाल चली और वारंट की धमकी देकर मुझे शहादत बनने पर मजबूर किया। अब मुझे मालूम हो गया है कि मेरे ऊपर तो कोई इल्जाम ही नहीं था। आप लोगों ने चकमा दिया। पुलिस की तरफ से शहादत नहीं देना चाहता। मैं आज जज साहब से साफ कह दूंगा, बेगुनाहों का खून अपनी गर्दन कभी ना लूंगा। दरोगा ने तेज होकर कहा, आपने खुद गबन तस्लीम किया था। मीजान की गलती थी, गबन ना था। म्यूनिसिपालिटी ने मुझ पर कोई मुकदमा चलाया ही नहीं। यह आपको कैसे मालूम हुआ? इसमें मालूम क्या है? कोई बहस नहीं, मैं शहादत ना दूंगा, साफ साफ कह देता हूँ। पुलिस ने मुझे धोखा देकर शहादत दिलवाई है। जिन तारीखों का वह वाकया है उन तारीखों तो मैं इलाहाबाद में था। म्यूनिसिपल ऑफिस में मेरी हाजिरी मौजूद है। दरोगा ने इस आपत्ति को हंसी में उड़ाने की चेष्टा करते हुए कहा, अच्छा साहब, पुलिस ने धोखा ही दिया, लेकिन उसका खातिर गवाह इनाम देने को भी तो हाजिर है। कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, मोटर पर बैठे हुए सैर करोगे। खुफिया पुलिस में कोई जगह मिल गई तो चैन ही चैन। सरकार की नज़रों में इज्जत और रसूख भी बढ़ जाएगा। यूं तो मारे मारे फिरोगे, किसी दफ्तर में कलर की मिल जाएगी, वो भी बड़ी मुश्किल से। यहाँ तो बैठे बिठाए तरक्की का दरवाजा खुल गया। अच्छी तरह कारगुजारी होगी तो एक दिन राय बहादुर मुंशी रामानाथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट हो जाओगे। तुम्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए और आप उल्टे खफा होते हो। रमानाथ पर इस प्रलोभन का कुछ भी असर न हुआ। बोला, मुझे क्लर्क बनना मंजूर है, इस तरह की तरक्की तो नहीं चाहता। आप ही को मुबारक हो। इतने में डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी आ पहुंचे। रमानाथ को देखकर इंस्पेक्टर साहब ने फरमाया, हमारे बाबू साहब तो पहले से ही तैयार बैठे हैं, बस इसी कारगुजारी पर वारा न्यारा है। रमानाथ ने इस भाव से कहा मानो मैं भी अपना नफा नुकसान समझता हूँ। जी हाँ, आज वारा न्यारा कर दूंगा। इतने दिनों तक आप मुझे अपने इशारे पर चलाए, अब अपनी आंखों से चलकर देखूंगा। इंस्पेक्टर ने दरोगा का मुंह देखा, दरोगा ने डिप्टी का, डिप्टी ने इंस्पेक्टर का मुंह देखा। कहता क्या है? इंस्पेक्टर साहब विस्मित होकर बोले, अरे बात क्या है? हलफ से कहता है आप कुछ नाराज मालूम होते हो। रमानाथ, मैंने फैसला किया है जी, आज अपना बयान बदल दूंगा। बेगुनाहों का खून नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने दया भाव से उसकी तरफ देखकर कहा, आप बेगुनाहों का खून नहीं कर रहे हैं, आपकी तकदीर की इमारत खड़ी कर रहे हैं। हलफ से कहता हूँ, ऐसे मौके बहुत कम आदमियों को मिलते हैं। आज क्या बात हुई जो इतने खफा हो गए? आपको कुछ मालूम है दरोगा साहब? आदमियों ने कोई शेखी तो नहीं की? अगर किसी ने आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम किया हो तो गोली मार दें, सच्ची कहता हूँ। अच्छा, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ, दरोगा ने कहा। रमानाथ, आप तकलीफ ना करें, मुझे किसी से शिकायत नहीं। मैं थोड़े फायदे के लिए अपने ईमान का खून नहीं कर सकता। 1 मिनट सन्नाटा रहा। किसी को कोई बात ना सूझी। दरोगा कोई दूसरा चकमा सोच रहे थे, इंस्पेक्टर कोई दूसरा प्रलोभन, डिप्टी एक दूसरे ही फिक्र में था। रुखेपन से बोला, रमानाथ बाबू, यह बात अच्छा ना होगा। रमानाथ ने भी गर्म होकर कहा, आपके लिए ना होगी, मेरे लिए तो सबसे अच्छी यही बात है। डिप्टी, नहीं, आपको, आपके वास्ते इससे बुरा दूसरा बात नहीं। हम तुमको छोड़ेगा नहीं, हमारा मुकदमा चाहे बिगड़ जाए, लेकिन हम तुमको ऐसा लेसन देगा कि तुम उम्र भर ना भूलेगा। आपको वही गवाही देना होगा जो आप दिया। अगर तुम गड़बड़ करेगा, कुछ भी गोलमाल करेगा, तो हम तुम्हारे साथ दूसरा बर्ताव करेगा, ऐसे ही तुमको जाने ना देगा। यह कहते हुए उसने आंखें निकालकर रमानाथ को देखा कि मनो कच्चा ही खा जाएगा। रमानाथ भी सहम उठा। इन आतंक से भरे शब्दों ने उसे विचलित कर दिया। यह सब कोई झूठा मुकदमा चलाकर उसे फंसा दे तो उसकी रक्षा कौन करेगा? उसे यह आशा ना थी कि डिप्टी साहब ने, जो शील और विनय के पुतले बने हुए थे, एक बार ही रौद्र रूप धारण कर लेंगे, मगर वह इतनी आसानी से दबने वाला भी नहीं था। तेज होकर बोला, आप उसे जबरदस्ती शहादत दिलवाएंगे? जी हाँ, दिलवाएगा। यह तो बहुत अच्छी दिल्लगी है। टॉम पुलिस को धोखा देना दिल्लगी समझता है? अभी 2 गवाह देकर साबित कर सकता हूँ कि तुम राजद्रोह की बात कर रहा है। चिकना चिकना गाल नहीं रहेगा।
रमानाथ जेल से डरता था। जेल जीवन की कल्पना से उसके रोए खड़े होते थे। जेल ही के भय से यह गवाही देनी स्वीकारी थी। यही भय इस वक्त उसे कातर करने लगा। डिप्टी साहब भी विज्ञान का ज्ञाता था। आसान का पता लगा गया। डिप्टी बोला, वहाँ हलवा पूरी नहीं पाएगा। धूल मिला हुआ आटा का रोटी, गोभी के सड़े हुए पत्तों का रसा और अरहर की दाल का पानी खाने को पावेगा। काल कोठरी का 4 महीना भी हो गया तो बच नहीं सकता, वहीं मर जाएगा। यह बात बात पर वार्डर गाली देता है, जूतों से पिटेगा, समझता है। रमानाथ का चेहरा फीका पड़ने लगा। मालूम होता था प्रतिक्षण उसका खून सूखता चला जाता है। अपनी दुर्बलता पर उसे इतनी ग्लानि हुई कि वह रो पड़ा। कांपती हुई आवाज से रमानाथ बोला, आप लोगों की यह इच्छा है तो यही सही, भेज दीजिए जेल। मर जाऊंगा ना, फिर तो आप लोगों से मेरा गला छूट ही जाएगा। जब आप यहाँ तक मुझे तबाह करने पर आमादा हैं तो मैं भी मरने को तैयार हूँ। जो होगा देखा जाएगा। उसका मन दुर्बलता की उस दशा को पहुंच गया जब जरा सी सहानुभूति, जरा सी सहृदयता सैकड़ों धमकियों से कहीं कारगर होती है। इंस्पेक्टर साहब ने मौका ताड़ लिया। उसका पक्ष लेते हुए डिप्टी से बोला, हलफ से कहता हूँ आप लोग आदमी को पहचानते ही नहीं, लगते हैं रौब जमाने। इस तरह गवाही देना हर एक समझदार आदमी को बुरा मालूम होगा। यह कुदरती बात है। जिसे जरा भी इज्जत का ख्याल है वह पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना पसंद ना करेगा। बाबू साहब की जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे खिलाफ शहादत दे। आप लोग अपना काम कीजिए, बाबू साहब की तरफ से बेफिक्र रहिए। सच कहता हूँ। उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप मेरे साथ चलिए बाबूजी, आपको अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनाऊं। रमानाथ ने भी रूठे हुए बालक की तरह छुड़ाकर कहा, मुझे दिख न कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब तो मुझे जेल खाने में मरना है। अरे ऐसी बातें क्यों निकालते हैं, जेल खाने में मरे आपके दुश्मन। डिप्टी ने तमसा भी बाकी न छोड़ा। बड़े कठोर स्वर में बोला, मानो रमानाथ से कभी परिचय नहीं। साहब यूं बाबू साहब के साथ सब तरह का सलूक करने को तैयार है, लेकिन जब हमारा खिलाफ गवाही देगा ना, हमारा जड़ खोदेगा, तब हम भी कार्रवाई करेगा, समझा। इसी वक्त सरकारी एडवोकेट और बैरिस्टर मोटर से उतरे। रतन पत्रों में जालपा को ठांडस देती रहती थी, पर अपने विषय में कभी कुछ न लिखती। जो आप ही व्यथित हो रहा हो उसे अपनी व्यथाओं की कथा क्या सुनाती। वही रतन जिसने रुपए को कभी हकीकत ना समझी, इस एक ही महीने में रोटियों को भी मोहताज हो गई। उसका वैवाहिक जीवन तो सुखी ना हो, पर उसे किसी बात का अभाव ना था। मरियल घोड़े पर सवार होकर भी यात्रा पूरी हो सकती है, मगर सड़क अच्छी हो तो। नौकर चाकर, रुपए पैसे और भोजन आदि की सामग्री साथ हो, घोड़ा भी तेज हो तो पूछना ही किया। रतन की दशा भी उसी सवार की सी थी जो मंद गति से जीवन यात्रा कर रही थी। कभी कभी वह घोड़े पर झुंझलाएगी तो दूसरे सवारों को उड़े जाते थे कि इच्छा होती थी कि मैं भी उसी पर तरह हूँ, लेकिन वह दुखी ना थी, नसीबों को ना रोती थी। संपन्नता बहुत कुछ मानसिक व्यवस्थाओं का शांत कर देती थी। उसके पास अपने दुखों को बुलाने के कितने ही ढंग थे, सिनेमा, थिएटर, देश भ्रमण, ताश, पालतू जानवर, संगीत। लेकिन विपन्नता को भुलाने का मनुष्य के पास कोई साधन नहीं, इसके सिवा कि वह रोए, अपने भाग्य को कोसे या संसार से विरक्त होकर आत्महत्या कर ले। रतन तो की तकदीर ने पलटा खाया, सुख का स्वप्न भंग हो गया और विपन्नता का कंकाल अब उसे बड़ा खड़ा घूर रहा था। और यह सब हुआ अपने ही हाथों। पंडित जी उन प्राणियों में से थे जिन्हें मौत की फिक्र नहीं होती। उन्हें किसी तरह यह भ्रम हो गया था कि दुर्बल स्वास्थ्य के मनुष्य अगर पथ्य और विचार से रहें तो बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं। वह पथ्य और विचार की सीमा से बाहर कभी ना जाते। फिर मौत को उनसे क्या दुश्मनी थी जो खामखा उनके पीछे पड़ती। अपनी वसीयत लिख डालने का ख्याल उन्हें उस वक्त आया जब वह मरणासन हुए, लेकिन रतन वसीयत का नाम सुनते इतनी शोकातुर, इतनी भयभीत हुई कि पंडित जी ने उस वक्त टाल जाना ही उचित समझा। तब से फिर उन्हें इतना होश न आया कि वसीयत लिखवाते। पंडित जी के देह अवसान के बाद रतन का मन इतना विरक्त हो गया कि उसे किसी बात की सुध-बुध ना रही। यह वह अवसर था जब उसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए था, सतर्क रहना चाहिए था, लेकिन वह कर न सकी। जब उसे होश आया तब तक सब कुछ लूट गया था। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे कि सरला रतन को उसके कपट व्यवहार का आभास ना हुआ जो मणिभूषण ने उसके साथ किया। और एक दिन आकर उससे कहा, आज बंगला खाली करना है, मैंने इसे बेच दिया। रतन ने जरा तेज होकर कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अभी बंगला ना बेचूंगी। मणिभूषण ने विनय का आवरण उतार फेंका, त्योरी चढ़ाकर बोला, आप में बातें भूल जाने की बुरी आदत है। इसी कमरे में मैंने आपसे जिक्र किया था, हामी भरी थी जब मैंने बेच दिया। अब आप स्वांग खड़ा कर रही हैं। बंगला आज खाली करना होगा और आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं आपको यहाँ रहने ना दूंगा। मैं तुम्हारी लौंडी नहीं हूँ।
आपकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है। अपने कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। रतन ने होठ चबाकर कहा, मैं अपनी मर्यादा की रक्षा आप कर सकती हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं, और मेरी मर्जी के बगैर तुम यहाँ से कोई चीज नहीं बेच सकते। मणिभूषण, आपका इस घर पर और चाचा जी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं। वह मेरी संपत्ति है। आप मुझसे केवल गुजारे का सवाल कर सकती हैं। आप भांग पी कर तो नहीं आए हैं? मैं इतनी भांग नहीं खाता कि बेसिर पैर की बातें करूं। आप तो पढ़ी लिखी हैं, एक वकील की धर्मपत्नी हैं, कानून की बहुत सी बातें जानती हैं। सम्मिलित परिवार में विधवा का अपने पुरुषों की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। चाचा जी और मेरे पिताजी में कभी अलग नहीं था। चाचा जी यहाँ थे, हम लोग इंदौर में, पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हम अलग हैं। अगर चाचा जी अपनी संपत्ति आपको देना चाहते तो वसीयत लिख कर जाते। हम उस वसीयत का सम्मान करते। उनकी कोई वसीयत ना करना साबित कर रहा है कि कानून के साधारण व्यवहार में कोई बाधा ना डालना। आज आपको बंगला खाली करना होगा। मोटर और अन्य वस्तुएं भी नीलाम कर दी जाएंगी। आपकी इच्छा हो तो मेरे साथ चलें, यहाँ रहें, लेकिन यहाँ रहने के लिए आपको 10 से 11 रुपये का मकान काफ़ी होगा। गुजारे के लिए 50 रुपये महीने का प्रबंध मैंने कर दिया है। लेना देना चुका लेने के बाद इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं। रतन ने कोई जवाब ना दिया। कुछ देर हदबुद्धि सी बैठी रही, फिर मोटर मंगवाई और सारे दिन वकीलों के पास दौड़ती रही। पंडित जी के कितने ही मित्र थे वकील, सभी ने उनका वृतांत सुनकर खेद प्रकट किया और वकील साहब के वसीयत ना लिख जाने पर हैरत भी करी। अब उनके पास एक ही उपाय था और वह यह सिद्ध करने की चेष्टा करे कि वकील साहब और उनके भाई में अलादगी हो गई है। अगर वह सिद्ध हो गया तो आसान था कि वह संपत्ति की स्वामिनी हो जाएगी, और अगर वह सिद्ध ना कर सके तो कोई चारा ना था। अभागिनी रतन लौट आई। उसने निश्चय किया कि जो मेरा है नहीं है उसे लेने के लिए झूठ का आश्रय ना लूंगी, किसी तरह नहीं। मगर ऐसा कानून बनाया किसने? क्या स्त्री इतनी नीच, इतनी तुच्छ और इतनी नगण्य है? दिन भर रतन चिंता में डूबी मौन बैठी रही। इतने दिनों वह अपने को इस घर की स्वामिनी समझती रही। कितनी बड़ी भूल थी। पति के जीवन में जो लोग उसका मुंह ताकते थे वे आज उसके भाग्य के विधाता हो गए। यह घोर अपमान रतन जैसी माननीय स्त्री के लिए असहनीय था। माना कमाई पंडित जी की थी, पर यह गांव तो उसी ने खरीदा था। इनमें से कई मकान तो उसके सामने ही बने। उसने यह एक क्षण के लिए भी ख्याल न किया कि एक दिन यह जायदाद मेरी जीविका का आधार होगी। इतनी भविष्य चिंता वह न कर सकी। उसे यह जायदाद खरीदने में, उसके संवारने और संवारने से आनंद आता था जो अपनी माता को, अपनी संतान को फलते फूलते देखकर होता है। उसमें स्वार्थ का भाव न था, केवल अपनेपन का गर्व था। वही ममता थी, पर पति की आंखें बंद होते ही उसके पाले हुए और गोद में खिलाए हुए बालक भी उसकी गोद से छिन गए। कल तक दूसरों को भीख देती थी, आज वह खुद उसे भीख मांगनी पड़ेगी और कोई आश्रय नहीं। पहले तो वह अनाथनी थी, केवल भ्रमवश अपने को स्वामिनी समझ रही थी। आज यह भ्रम भी ना रहा। सहसा उसके विचारों ने पलटा खाया। क्या मैं अपने को अनाथनी समझ रही हूँ? क्यों दूसरे के द्वार पर भीख मांगूं? संसार में लाखों ही स्त्रियां मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करती हैं। क्या मैं नहीं कर सकती? मैं क्या कपड़ा नहीं सी सकती? किसी चीज़ की छोटी मोटी दुकान नहीं रख सकती? लड़के भी पढ़ा सकती हूँ। यही ना होगा कि लोग हंसेंगे, मगर मुझे हंसी से की क्या परवाह। शाम को द्वार पर कई ठेले आ गए। मणिभूषण ने आकर कहा, चाची जी आप जो जो चीज़ कहें लदवा कर भिजवा दो, मैंने एक मकान ठीक कर दिया है। रतन ने कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ना तुम मेरे लिए मकान लो। जिस चीज़ पर मेरा अधिकार नहीं उसे मैं छूंगी नहीं। मैं अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई थी, उसी तरह लौट जाऊंगी। मणिभूषण ने भी लज्जित होकर कहा, आपका सब कुछ है, या आप कैसे कहती हैं कि आपका कोई नहीं? वह मकान देख लें, 15 रुपये किराया है। मैं तो समझता हूँ आपको कोई कष्ट ना होगा। जो जो चीज़ें आप कहें मैं पहुँचा देता हूँ। रतन ने व्यंग मात्र आंखों से देखकर कहा, तुम्हें 15 रुपये का मकान मेरे लिए व्यर्थ लिया। इतना बड़ा मकान लेकर मैं क्या करूंगी? मेरे लिए तो कोठरी काफ़ी है जो 2 रुपये में मिल जाएगी। सोने के लिए ज़मीन है ही। दया का बोझ सिर पर जितना कम हो उतना ही अच्छा। मणिभूषण, आखिर आप चाहती क्या है उसे कहिए। मैं कुछ नहीं चाहती। मैं इस घर का एक तिनका भी अपने साथ ना ले जाऊंगी, और जिस चीज़ पर मेरा कोई अधिकार नहीं वह मेरे लिए वैसी ही है जैसी किसी गैर आदमी की। मैं दया की भिखारिनी ना बनूंगी। तुम इन चीज़ों के अधिकारी हो, ले जाओ, मैं जरा भी बुरा नहीं मानती। दया की चीज़ ना ज़बरदस्ती ली जा सकती है, ना ज़बरदस्ती दी जा सकती है। संसार में हजारों विधवाएं हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना निभाह कर सकती हैं। मैं भी वैसी हूँ। मैं भी उसी तरह मजदूरी करके करूंगी, और ना कर सकूंगी तो किसी गड्ढे में डूब मरूंगी। जो अपना पेट भी पाल ना सके उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं, दूसरों पर बोझ बनने का कोई हक नहीं। कहती हुई रतन घर से निकली और द्वार की ओर चली। मणिभूषण ने उसका रास्ता रोककर कहा, अगर आपकी इच्छा ना हो तो मैं बंगला भी ना बेचूं। रतन ने जलती हुई आंखों से उसकी ओर देखा। तमाया हुआ चेहरा, आंसुओं के उमड़ते हुए वेग को रोककर बोली,
मैंने कह दिया ना, इस घर से मेरा कोई नाता नहीं। मैं किराए की लौंडी थी और लौंडी का घर से क्या संबंध। ना जाने किस पापी ने यह कानून बनाया। अगर ईश्वर कहीं है तो उसके यहाँ कोई न्याय होता तो एक दिन उसी के सामने उस पापी से पूछूंगी, क्या तेरे घर में माँ बहनें ना थी? तुझे उनका अपमान करते लज्जा नहीं? अगर मेरी जबान में इतनी ताकत होती कि सारे देश में उसकी आवाज़ पहुँचती तो मैं सब स्त्रियों से कहती, बहनों, किसी सम्मिलित परिवार में विवाह मत करना, और अगर करना तो तब तक अपना घर अलग ना बना लो जब तक चैन की नींद मत सोना। यह मत समझो कि तुम्हारे पति के पीछे उस घर में तुम्हारा मान के साथ पालन होगा। अगर तुम्हारे पुरुष ने कोई तरीका नहीं छोड़ा तो तुम अकेली रहो, चाहे परिवार में। एक ही बात है, तुम अपमान और मजूरी से नहीं बच सकती। अगर तुम्हारे पुरुष ने कुछ छोड़ा है तो अकेले रहकर तुम भोग कर सकती हो, परिवार में रहकर उससे हाथ धोना पड़ेगा। परिवार तुम्हारे लिए फूलों की सेज नहीं, कांटों की शैया है। तुम्हारी पार लगाने वाली नौका नहीं, तुम्हें निगल जाने वाला जंतु है। संध्या हो गई, गर्द से भरी हुई फागुन की वायु चलने लगी। आंखों में धूल झोंक रही थी। रतन चादर संभालती सड़क पर चली जा रही। रास्ते में कई परिचित स्त्रियों ने उसे टोका, कई ने अपनी मोटर रोक ली, बैठने के लिए आग्रह किया, मगर यह सहृदयता रतन को बाण की तरह लग रही थी। वह तेजी से कदम उठाती हुई जालपा के घर जा रही थी। आज उसका वास्तविक जीवन आरंभ हुआ था। ठीक 10 बजे जालपा और देवी दिन कचहरी पहुंच गए। दर्शकों की काफी भीड़ थी। ऊपर की गैलरी दर्शकों से भरी हुई थी। कितने ही आदमी बरामदों में और सामने के मैदान में खड़े थे। जालपा ऊपर गैलरी में जा बैठी। देवी दिन पास खड़ा हो गया। इजलास पर जज साहब की तरफ एक अहलमत था, दूसरी और पुलिस के कई कर्मचारी। सामने कटघरे के बाहर दोनों तरफ के वकील खड़े थे। मुलजिमों की संख्या 15 से कम ना थी। सब कटघरे के बगल में जमीन पर बैठे हुए थे। सभी के हाथों में हथकड़ियां थी और पैरों में बेड़ियां। कोई लेटा था, कोई बैठा था, कोई आपस में बातें कर रहा था। दो पंजे लड़ा रहे थे। दो में किसी विषय पर बहस हो रही थी। सभी प्रसन्नचित्त थे। घबराहट, निराशा या शोक किसी के चेहरे पर चिन्ह भी ना था। 11 बजते बजते अभियोग की पेशी हुई। पहले जाब्ते की कुछ बातें हुई, फिर 2-1 पुलिस की शहादतें। अंत में कोई 3 बजे रमानाथ गवाहों के कटघरे में लाया गया। दर्शकों में सनसनी सी फैल गई। कोई तंबोले की दुकान से पान खाता हुआ भागा तो कोई समाचार पत्र मोड़कर जेब में रखकर भागा। जालपा भी संभलकर बजरे में खड़ी हो गई। वह चाहती थी कि एक बार रमानाथ की आंखें उठ जाती, देख लेती, लेकिन रमानाथ सिर झुकाए खड़ा था, मानो वह इधर उधर देखते डर रहा। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, कुछ सहमा हुआ, कुछ घबराया हुआ। इस तरह खड़ा था मानो उसे किसी ने बांध रखा है और भागने की कोई राह नहीं। जालपा का कलेजा धक धक कर रहा था, मानो उसके भाग्य का निर्णय हो रहा हो। रमानाथ का बयान शुरू हुआ। पहला ही वाक्य सुनकर जालपा सिहर उठी। दूसरे वाक्य ने त्योरियों पर बल डाल दिया। तीसरे वाक्य से उसके चेहरे का रंग फीका कर दिया और चौथा वाक्य सुनते ही एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी कुर्सी पर टिक गई। मगर फिर दिल ना माना, जंगले पर झुककर फिर उधर कान लगा दिए। वही पुलिस की सिखाई हुई शहादत, जिसका आश्रय वह देवी दिन के मुंह से सुन चुकी थी। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। जालपा ने कई बार खांसा, किंतु रमानाथ ने आंख उठाकर नहीं देखी। लेकिन रमानाथ का सिर और भी झुक गया। मालूम नहीं उसने जालपा के खांसने की आवाज पहचान ली या आत्मग्लानि का भाव उदय हो गया। उसका स्वर भी कुछ धीमा हो गया। एक महिला ने, जो जालपा के साथ बैठी थी, नाक सिकोड़कर कहा, जी चाहता है इस दुष्ट को गोली मार दे। ऐसे ऐसे स्वार्थी भी इस अभागे देश में पड़े हैं, जो नौकरी या थोड़े से धन के लोभ में निरपराधों के गले में छुरी फेरने से नहीं हिचकते। जालपा ने कोई जवाब ना दिया। एक दूसरी महिला ने, जो आंखों पर ऐनक लगाई हुई थी, निराशा के भाव से कहा, इस अभागे देश का ईश्वर ही मालिक है। गवर्नरी तो लाला को कहीं मिली नहीं जाती। अधिक से अधिक कहीं क्लर्क ही ना होंगे, उसी के लिए आत्मा की हत्या कर रहे हैं। मालूम होता है कोई भुखमरा नीच आदमी है, पल्ले सिरे का कमीना और छिछोरा। तीसरी महिला ने ऐनक वाली देवी से मुस्कुराकर पूछा, आदमी फैशनेबल है और पढ़ा लिखा भी, भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करो? नाक ना काट लूं, नकटा बनाकर छोड़ दूं, और जानती हूं मैं क्या करूं? शायद गोली मार दोगी। ना, गोली ना मारूं, सरे बाजार खड़ा करके 500 जूते लगवाऊं कि चांद गंजी हो जाए। उस पर तुम्हें जरा भी दया ना आएगी? यही कुछ कम दया है कि इसकी पूरी सजा तो यह है कि किसी ऊंची पहाड़ी से ढकेल दिया जाए। अगर यह महाशय अमेरिका में होते तो जिंदा जला दिए जाते। एक वृद्धा ने इन युवतियों को तिरस्कार करके कहा, क्यों व्यर्थ में मुंह खराब करती हो? वह घृणा के योग्य नहीं, दया के योग्य है। देखती नहीं उसका चेहरा कैसा पीला पड़ा है, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए है। अपनी माँ या बहन को देख ले तो जरूर रो पड़े। आदमी दिल का बुरा नहीं है। पुलिस ने धमकाकर उसे सीधा किया है। मालूम होता है एक एक शब्द उसका हृदय चीर चीर कर निकल रहा है।
ऐनक वाली महिला ने व्यंग से कहा। जब अपने पाँव में कांटा चुभता है तब आह निकलती है। जालपा अब वहां ठहर न सकी। एक एक बात चिंगारी की तरह उसके दिल पर फफोले डाले जाती थी। ऐसा जी चाहता था इसी वक्त उठकर कह दे, यह महाशय बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ। इसी वक्त इसका सबूत दे। पर इस आवेश को पूरे बल से दबाए हुए थी। उसका मन अपनी कायरता पर उसे धिक्कार रहा था। क्यों वह इस वक्त सारा वृतांत नहीं कह सुनाती? पुलिस उसकी दुश्मन हो जाएगी। हो जाए, कुछ तो अदालत को ख्याल होगा। कौन जाने कि गरीबों की जान बच जाए। जनता को तो मालूम हो जाएगा कि यह झूठी शहादत है। यह बात उसके मुंह से एक बार निकलते निकलते रह गई। परिणाम के भय ने उसकी जबान पकड़ ली। आखिर उसे वहां से उठकर चले जाने में ही कुशल समझी। देवी दिन उसे उतरते देखकर बरामदे में चला आया और दया से बोला, क्या घर चलती हो बहू जी? हाँ हाँ, अब बैठा नहीं जाता। पुलिस ने एक बार किसी को बूटी सुंघा दी तो उसे दूसरी चीज का असर नहीं होता। जालपा ने घृणा भाव से कहा, यह सब कायरों के लिए है। चुपचाप दोनों चले जा रहे थे। दादा, अब और तो कहीं अपील ना होगी? कैदियों का यही फैसला होगा? नहीं, हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। दोनों चुपचाप चलते रहे। दादा, मेरा जी चाहता है कि जाकर जज साहब को पूरा वृतांत सुना दूं, शुरू से। जज साहब को? जी हाँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता बहू जी। हाकिम का वास्ता ना जाने चित पड़े या पट। क्या पुलिस वालों से नहीं कहा जा सकता? तुम्हारा बनाया हुआ गवाह है। कह तो सकता हूँ। मैं आज ही उससे मिल तो लेता हूँ। चलो दरियाफ्त करेंगे, लेकिन मामला जोखिम है। क्या जोखिम है बताओ? भैया पर कहीं झूठी गवाही का इल्जाम लगाकर सजा कर दें तो? कुछ नहीं तो जैसा करो वैसा भोगे। देवी दिन ने जालपा की इस निर्ममता को चकित होकर कहा, एक दूसरा खटका है, सबसे बड़ा उसी का है। वह क्या? पुलिस वाले बड़े काफर होते हैं। किसी का अपमान कर डालना तो इनकी दिल लगी है। जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर यह सब हाल कहेंगे जरूर। कमिश्नर सोचेंगे कि यह औरत सारा खेल बिगाड़ रही है, इसी को गिरफ्तार कर लो। जज अंग्रेज होता तो निडर होकर पुलिस की तंबी करता। हमारा भाई तो ऐसे मुकदमों में चू करते डरते हैं, कहीं हमारे ऊपर ही बगावत का इल्जाम न लग जाए। जालपा सहम उठी। अपनी गिरफ्तारी का उसे भय न था, लेकिन कहीं पुलिस वाले रमानाथ पर अत्याचार ना करें, इस भय ने उसे कातर कर दिया। उसे इस समय ऐसी थकान मालूम हुई मानो सैकड़ों कोस की मंजिल मारकर आई हो। उसका सारा साहस बर्फ के समान पिघल गया। अब उनसे मुलाकात ना हो सकेगी। भैया से? हाँ, किसी तरह नहीं, पहरा और कड़ा कर दिया होगा, चाहे बंगले पर या यहाँ। मुलाकात से होगा भी क्या फायदा? अब किसी तरह बयान तो बदला नहीं ना जा सकता। कुछ और दूर चलकर जालपा ने कहा, मैं सोचती हूँ घर चली जाओ, अब यहाँ रहकर क्या करूंगी? अरे नहीं बहू जी, मैं अभी जाने ना दूंगा। तुम्हारे बिना अब हमारा एक पल भी गुजारा नहीं। बुढ़िया तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। अभी यहाँ रहो, देखो क्या फैसला होता है। भैया को इतने कच्चे दिल का आदमी नहीं समझना। तुम लोगों की बिरादरी में सभी सरकारी नौकरी पर जान देते हैं। मुझे तो कोई 100 रुपया भी तलब दे तो नौकरी ना करो। अपने रोजगार की बात ही दूसरी है। इसमें आदमी कभी थकता नहीं। नौकरी में जहाँ 5-6 घंटे हुए देह टूटने लगती है, जमाइयाँ आने लगती हैं। और रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई। जालपा का मन अपनी हार मानने को तैयार ना होता था। वह परास्त होकर भी दर्शक की भांति अभिनय देखने में संतुष्ट ना थी। क्या एक बार रमानाथ से मुलाकात ना होगी? उसके हृदय में उन जलते हुए शब्दों का एक सागर उमड़ रहा था जो वह उससे कहना चाहती थी। जालपा का मुखमंडल तेजमय हो गया। गर्व से उसकी गर्दन तर गई। वह शायद समझते हैं कि जालपा जिस वक्त मुझे झब्बेदार पगड़ी बांधे घोड़े पर सवार देखेगी तो फूली ना समाएगी, किंतु जालपा इतनी नीच नहीं। जालपा अपने पालन और रक्षा के लिए मोहताज नहीं। इन्हीं संतप्त भावनाओं से डूबी हुई जालपा घर पहुंची।